बादशाह अकबर का दरबार उस दिन अलग ही रंग में था। सुबह की हल्की हल्की धूप संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थी। दीवारों पर लटकती रंगीन झुमरों की रोशनी से मिलकर एक अजीब सा सुनहरा उजाला बना रही थी। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे, कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ अपने वस्त्र ठीक कर रहे थे और कुछ सोच में थे कि आज बादशाह किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हवा में हल्की हल्की खुशबू थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। अकबर शाही गद्दी पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में चमक थी मगर भौहें हल्की हल्की तनी हुई थी। उन्हें लगा कि दरबार अब वही पुराना उत्साह खोता जा रहा है। हर दिन एक सा सब दरबारी सिर्फ तारीफें करते हैं। असली दिमाग, असली हंसी और असली सीख कहीं गायब हो गई है। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल दरबार के एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। वही मुस्कान जो अकबर को हमेशा चौंकाती थी, वही आंखें जिनमें हर वक्त शरारत और बुद्धि की चमक रहती थी। अकबर ने आवाज लगाई, बीरबल। बीरबल झट से हाथ जोड़कर आगे आए। हुजूर, हुक्म फरमाइए। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नई नई बातें दिखाते रहे हो। आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सचमुच चौंका दो। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे मेरा दिल भी हंसे और दिमाग भी सोच में पड़ जाए। कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी न देखा हो। बीरबल ने दोनों हाथ जोड़े और हल्का सा झुककर कहा, हुजूर, आपके आदेश से बढ़कर और क्या हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा सबक भी दूंगा जो आपके राज को और मजबूत कर देगा। हंसी भी आएगी और हैरानी भी। दरबार में हल्की हलचल मच गई। एक दूसरे से फुसफुसाहट होने लगी। अब देखो बीरबल क्या करामा दिखाता है। किसी ने कहा, शायद कोई पहेली होगी। किसी ने कहा, शायद कोई जादू का खेल। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, तो क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, इसके लिए हमें दरबार से बाहर चलना होगा। जहां आपकी प्रजा है वहां एक छोटा सा खेल होगा, लेकिन उसमें आपकी सोच की परीक्षा होगी। आपको लगेगा आप जीत रहे हैं, लेकिन असल में आपकी सोच जीतेगी। अकबर हंसे, मेरी सोच? खेल में सोच कैसे जीत सकती है? बीरबल ने हल्के हल्के हंसते हुए कहा, हुजूर, आज आपको समझ में आ जाएगा। अगले ही दिन बीरबल ने महल के बाहर शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा मंच तैयार करवाया। मंच पर रंग बिरंगे कपड़े सजाए गए, ढोलन गाड़े बज रहे थे, जगह जगह झंडियां लगाई गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेला हो। लोग उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आज बीरबल क्या करने वाले हैं? मंच के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी की पेटी रखी गई थी। उस पर चांदी की परत चढ़ी हुई थी। ऊपर सुंदर नक्काशी की गई थी। देखकर लगता था कि अंदर कोई खजाना होगा। पेटी की चारों ओर सैनिक खड़े थे। अकबर भी अपने खास आसन पर बैठ गए। उनके चारों ओर दरबारी, मंत्री, सैनिक सब मौजूद थे। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर के सामने आज एक अनोखी परीक्षा होगी। इस पेटी में एक चीज रखी गई है, जो भी बिना देखे सिर्फ महसूस करके बता देगा कि इसमें क्या है, उसे इनाम मिलेगा। और अगर कोई भी ना बता सका तो हुजूर खुद कोशिश करेंगे। भीड़ में हलचल मच गई। दरबारियों के चेहरे पर जिज्ञासा और उत्साह दोनों थे। अकबर ने सोचा, ये तो साधारण काम है, हम तो हर रोज खजाने देखते हैं। इस खेल में जीतना मुश्किल नहीं होगा। बीरबल ने सबसे पहले दरबारियों को बुलाया। एक एक करके वे पेटी के पास गए, अंदर हाथ डाला, महसूस किया। किसी ने कहा, इसमें सोना है। किसी ने कहा, चांदी है। किसी ने कहा, अनाज है। किसी ने कहा, कोई खजाना है। लेकिन सब गलत। बीरबल हंसते रहे, दरबारी परेशान। अकबर को अब मजा आने लगा। उन्होंने सोचा, अब तो बीरबल भी फंसेंगे। फिर बीरबल बोले, अब हुजूर खुद अंदाजा लगाएं। अकबर गर्व से उठे, हमारे लिए ये कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने पेटी खोली, हाथ डाला। अंदर कुछ मुलायम सा लगा,
लेकिन समझ नहीं पाए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। ये क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, ये वही है जो आप रोज अपनी प्रजा को देते हैं, आशा और भरोसा। लेकिन फर्क यह है कि ये एक साधारण कपड़े में लिपटी हुई रोटी है, जो आपकी किसी गरीब प्रजा ने अपने हाथों से बनाई है। भीड़ में ठहाका गूंज उठा। अकबर खुद भी हंस पड़े, लेकिन उनके मन में गहरी सोच चलने लगी। उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था कि एक साधारण सी रोटी भी उनके शासन की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस पेटी में कोई खजाना नहीं था, कोई सोना चांदी नहीं था, सिर्फ आपकी प्रजा की मेहनत और ईमानदारी थी। आप सोचते हैं कि दरबार के रत्न और सोने की ईंटें आपके राज्य को मजबूत बनाती है, लेकिन असल ताकत आपके लोगों की मेहनत में है। अकबर ने बीरबल को देखा। उनके चेहरे पर गर्व और आश्चर्य दोनों थे। बीरबल, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं सचमुच चौंक गया हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रोटी भी मुझे इतना बड़ा सबक सिखा सकती है। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, यही तो मेरी कोशिश थी, आपको दिखाने की कि सबसे बड़ी ताकत सोने चांदी में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास में होती है। भीड़ फिर हंस पड़ी, लेकिन इस बार हंसी में खुशी और गर्व दोनों था। अकबर ने वही आदेश दिया कि उस दिन से राज्य में गरीबों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भूखा न सोए। उस घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी। लोग कहते, बीरबल ने ऐसा तरीका दिखाया जिससे बादशाह खुद चौंक गए और हंस भी पड़े। दरबार में जब जब कोई कठिन सवाल आता, अकबर मुस्कुराकर कहते, बीरबल, तुम फिर कुछ ऐसा कर दिखाओ जो हमें हंसा भी दे और सोचने पर भी मजबूर करे। बीरबल की यही खासियत थी। वे सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल से सोचते थे, और इसी वजह से उनके हर उपाय में हंसी, सादगी और गहरी सीख होती थी। उस दिन के बाद अकबर ने कई बार कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, बल्कि मेरे शिक्षक भी हो। तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत जनता के दिलों में है, खजानों में नहीं। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ कहते, हुजूर, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, जब बादशाह भी अपनी प्रजा को अपना मानने लगे। उस दिन की वो रोटी और वो पेटी अकबर के महल में हमेशा के लिए रख दी गई। जब भी कोई नया मंत्री आता, अकबर उसे वो रोटी दिखाकर कहते, ये याद रखो, हमारा राज्य इस पर टिका है, सोने पर नहीं। बीरबल के इस अनोखे तरीके ने पूरे राज्य में एक संदेश फैला दिया। हंसते हंसते सबसे बड़ी सीख दी जा सकती है, और ये सीख इतनी गहरी थी कि आज भी लोग इस कहानी को सुनते हैं तो मुस्कुरा उठते हैं, सोचते हैं और कहते हैं, बीरबल का तरीका सचमुच कमाल का था। बादशाह अकबर ने दरबार में नया नियम घोषित किया तो शाही प्रजा, दरबारी और मंत्री तीनों ही हैरान रह गए। अकबर ने कहा कि अब से हर किसी को, चाहे वो निवासी हो, व्यापारी हो या दरबारी, अपने घर के दरवाजे पर एक छोटा सा पेपर चिपकाना होगा जिसमें लिखा होगा कि उस घर में किस तरह की समस्या है, गरीबी हो, कोई बीमार हो, कोई खुशखबरी हो या कोई शिकायत हो। और हर रोज सुबह दरबार में उन पेपरों की जांच की जाएगी। साथ ही अकबर ने यह भी आदेश दिया कि हर महीने एक दिन ऐसी सभा रखी जाएगी जिसमें जो लोग चाहें वे अपने अपने पेपर पढ़कर अपनी बातें सामने रख सकेंगे। लोग अचरज में पड़ गए। किसी ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा काम है, सबकी बातें अब सामने आएंगी और बादशाह सीधे जनता की सुनवाई करेंगे। पर कई दरबारियों को यह नियम अजीब लगा। वे सोचने लगे कि प्रजा के निजी मामलों को सार्वजनिक करने का क्या मतलब। कुछ व्यापारियों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होगा। कुछ दरबारियों ने कहा कि यह व्यवस्था समय की बर्बादी होगी। अकबर ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य का हर व्यक्ति उत्तरदायी बने और किसी भी समस्या को दबाया न जाए। पर कुछ मंत्री और दरबारी इस नियम की व्यावहारिकता को लेकर संशय में थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह नियम असली परख का मौका देगा, पर उसे पेश करने का तरीका सही होना चाहिए।
कुछ दिनों बाद नियम लागू हो गया। नगर की गलियां पेपरों से सज गई। हर घर के दरवाजे पर छोटे छोटे नोट चिपके थे। पहले दिन की सुबह अकबर ने उनसे दर्जनों पेपर पढ़े। कुछ में थी खुशियां, किसी के बेटे की शादी, किसी के खेत में अच्छी फसल। कुछ में थी शिकायतें, कुएं का पानी दूषित है, सड़क टूटी हुई है, डॉक्टर का अभाव है। कुछ में थे निजी दुख, पारिवारिक झगड़े, बीमारी और अनजानी परेशानियां। धीरे धीरे इन नोटों के साथ छोटी छोटी कहानियां जुड़ती चली गई। एक घर में बुजुर्ग दंपत्ति ने लिखा कि उनका बेटा बहुत शराबी है और घर परिवार बर्बाद हो रहा है। एक और घर के नोट में था कि एक विधवा अपनी 2 बेटियों के लिए लगान नहीं दे पा रही। कई नोट ऐसे भी थे जिनमें लोग कोई बड़ी बात कहने से डर रहे थे। किसी ने लिखा कि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने सच कहा तो पड़ोसियों द्वारा अपमानित हो सकते हैं। अकबर हर रोज इन नोटों को पढ़ता और सोच में पड़ जाता। कुछ लोगों का कहना सही था, पर नियम की वजह से कई निजी बातें सार्वजनिक हो रही थी। कुछ शर्मिंदगी के साथ मिली तो कुछ खुलकर व्यंग्य की बात बन गई। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे कुछ गंभीर मामलों की अपनी सुनवाई खुद करेंगे। उस दिन भी लोगों ने अपने अपने पेपर दरबार तक पहुंचाए। बीच में एक पेपर था जिसमें साफ लिखा था कि हमारे गांव की प्राचीर पर एक बड़ा सांप रहता है, बच्चे डरते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। अकबर ने यह पढ़ा तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सांप को पकड़कर गांव से हटवा दिया जाए। सैनिक गए और पता चला कि सांप वास्तव में एक पुराना अजगर था जिसने गांव के पास के कुएं में बसेरा कर रखा था। उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया और गांव के लोग राहत की सांस लिए। पर वही कुछ लोग बीरबल की ओर देखते और पूछते, हुजूर, ये नियम ठीक है, पर क्या हर बात को सार्वजनिक करना सही है? बीरबल ने कहा कि हर नियम के पीछे एक कारण होता है और हर कारण को समझने की जरूरत है। लेकिन 3 महीने के भीतर दरबार में ऐसी अजीब घटनाएं होने लगी जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पहली अजीब बात यह हुई कि कुछ लोगों ने जानबूझकर झूठे नोट चिपकाने शुरू कर दिए। वे अपने बैर को मिटाने, किसी को फंसाने या किसी को बदनाम करने के लिए नोट लिखवाने लगे। एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के खिलाफ झूठी शिकायत लिखवा दी और दरबार में जाकर वो शिकायत सुनकर कई व्यापारी परेशान हो गए। अकबर नाराज हुए और आदेश दिया कि झूठ पर सख्त सजा होगी। पर बीरबल ने सुझाव दिया कि सजा के साथ संयम और समझ भी जरूरी है। हर झूठ का कारण जांचना चाहिए। दूसरी अजीब बात यह हुई कि कुछ लोग अपने निजी दुखों को जनता के सामने रखकर सहानुभूति पाने लगे और इसका दुरुपयोग करने लगे। एक महिला ने बार बार रो रो कर दरबार में एक ही बात कहकर लोगों के दिल पिघलवा लिए और मुहिम शुरू कर दी। पर बाद में पता चला कि वो उन पैसों का उपयोग फिर किसी गलत काम में कर रही थी। अकबर दुखी हुए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार लोगों की बात सुनना अच्छा है, पर इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए? इन घटनाओं के बीच बीरबल ने चुपचाप हर मामले की तह तक जाना शुरू किया। वे गांव-अगली में जाते, लोगों से मिलते, उनके हल्के फुल्के कस्बाई मेलजोल में घुलते और धीरे धीरे सच को अलग करते। वे देखते कि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कारण होता है। किसी के हाथ तंग होते हैं, किसी के पास भरोसा नहीं है, किसी के घर में इज्जत की कमी है। बीरबल ने महसूस किया कि नियम ने लोगों को आवाज दी है, पर आवाज का उपयोग होना सीखना पड़ेगा। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नियम और जोड़ दिया। हर नोट के साथ एक छोटा सा विवाह अनुबंध या समर्थन प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी अगर किसी ने किसी की निंदा की तो उसके समर्थन में 2 गवाह होने चाहिए, और अगर किसी ने मदद मांगी तो उसके समर्थन में 3 स्थानीय प्रतिष्ठित लोग हस्ताक्षर करें। इस नियम से कुछ सुधार हुए, पर कुछ ने कहा कि इससे गरीबी में दबे लोगों के लिए मदद पाना और कठिन हो गया। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने अकबर और बीरबल दोनों को चुनौती दे दी। एक छोटे गांव के प्रधान ने लिखा कि उनके गांव के कुछ लोग रात के अंधेरे में खेतों में जाकर फसलें खराब कर देते हैं और वे पकड़ नहीं पा रहे।
अकबर ने सैनिक भेजे पर कोई सबूत नहीं मिला। ये कांड सार्वजनिक होने पर लोगों में भय फैल गया और कईयों ने अपने घर छोड़ दिए। बीरबल ने तय किया कि इस मामले को वो खुद देखेंगे। वो गांव गए और लोगों से बात की। उन्होंने देखा कि खेतों में रात को कुछ बड़े बड़े जानवर आ रहे थे, पर उन पर निगरानी नहीं थी। बीरबल ने सुझाव दिया कि गांव में रात के चक्कर लगाने के लिए कुछ युवा रखे जाएं और साथ ही एक पुरानी कुटिया पर रखे गए तेल के दीपक जागरूकता के लिए जलाए जाएं। उन्होंने गांव वालों को बताया कि डर से भागना समाधान नहीं है, मिलकर काम करने से समस्या सुलझेगी। वहां के युवक और बुजुर्ग मिलकर रात के पहरे की व्यवस्था करने लगे और खेतों में लगी जाले ठीक करने लगे। कुछ दिनों में पता चला कि खेतों में आ रहे जानवर कुछ भेड़िए और जंगली सुसर, वाइल्ड बोर थे। जब उन्हें बाहर भगा दिया गया तो फसलें सुरक्षित रहीं और गांव में फिर से शांति थी। अकबर ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की और लोगों के सहयोग को प्रोत्साहित किया। पर ऐसी घटनाएं भी हुई जो और जटिल थी। एक युवा लड़के ने दरबार में लिखा कि उसके पास नौकरी का कोई रास्ता नहीं है और वह चोरियों की राह पर जा सकता है। अकबर को यह बात गंभीर लगी। उन्होंने राजकाज के खानदान से कहा कि उसे नौकरी दी जाए, पर कुछ दरबारियों ने कहा कि इतनी छोटी बात पर अधिकारी लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती। इस पर बीरबल ने कहा कि सिर्फ नौकरी देना ही पर्याप्त नहीं, उसे दिशा और शिक्षा भी देना होगा। बीरबल ने उस लड़के को शिक्षा के लिए शहर के एक प्रशिक्षण केंद्र में भेजने का प्रबंध किया और वही लड़का कुछ महीनों में कुशल बढ़ी बन गया। इन सब के बीच कुछ दरबारियों ने नियम को एक तरह की शो बनाना शुरू कर दिया। वे लाभ उठाने के लिए लोगों के निजी दुखों पर भाषण देते और राजनीतिक फायदों के लिए उन्हें इस्तेमाल करते। अकबर इससे असंतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि नियम का उद्देश्य सत्ता बढ़ाना नहीं, बल्कि जनता की भलाई है। बीरबल ने फिर से सुझाव दिया कि हर महीने की सुनवाई का एक नियम बने कि जो भी बात सार्वजनिक की जाती है उस पर स्थायी समाधान निकालने के लिए एक समिति बनेगी, जिसमें अकबर के प्रतिनिधि, बीरबल और कुछ जनता के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति बनने के बाद कई समस्याएं ठहर कर हल होने लगी। पर नियम की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब दरबार में एक पेपर आया जिसमें किसी ने लिखा था कि हमारे गांव के मंदिर में चोरी हो रही है और जो भी उससे सवाल करता है उसे जलील किया जाता है। यह मामला बहुत संवेदनशील था क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ी थी और यदि इस पर अनुचित कार्यवाही हुई तो सामाजिक अशांति फैल सकती थी। अकबर तुरंत चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में सूक्ष्मता से काम लेना होगा। बीरबल ने कहा कि सीधे सजा देने से बेहतर है कि पहले जांच की जाए और लोगों के बीच संवाद पैदा किया जाए। बीरबल खुद गांव गए और वहां के पुरोहितों, गांव वालों और युवाओं से मिले। उन्होंने पाया कि चोरी का कारण आर्थिक तंगी थी, मंदिर के रखरखाव में कमी थी और कुछ आवश्यक वस्तुएं गायब हो रही थी। कुछ युवाओं ने चोरी करके उन्हें बेच दिया था ताकि कुछ दिन की भूख मिट सके। बीरबल ने गांव की सभा में कहा कि मंदिर समाज का हिस्सा है और उसका रखरखाव समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिर के लिए कुछ सामूहिक कार्यक्रम किए जाए, जैसे छोटे छोटे कार्य जो लोगों को रोजगार दें और मंदिर की आय बढ़ाएं। इस सुझाव को सुनकर गांव वालों ने मिलकर एक कार्य योजना बनाई और चोरी करने वाले युवकों को मुआवजा देने के बजाय सामाजिक कार्य करने का मौका दिया। उनमें से कुछ ने मंदिर की मरम्मत में, कुछ ने पूजा सामग्री बनाने में काम करना शुरू किया। चोरी की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हुई और गांव में मेलजोल बढ़ा। इन अनुभवों से अकबर ने यह जाना कि नियम का उद्देश्य केवल सुनना नहीं है, बल्कि सुनकर सही असरदार कदम उठाना है। पर कुछ दरबारियों ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने दरबार में शिकायत कर दी कि उसके कुछ लेखों पर गंदे आरोप लग रहे हैं और ये सब किसी प्रतिद्वंद्वी की साजिश है। अकबर तुरंत ही मामले की जांच का आदेश देने वाले थे, पर बीरबल ने कहा कि पहले तफ्तीश के बजाय कारण ढूंढो। क्या यह साजिश है या कुछ और?
बीरबल ने व्यापारी के व्यवसाय की तहकीकात की और पाया कि कुछ कर्मचारियों द्वारा गैरकानूनी तरीके अपनाए जा रहे थे और वो व्यापारी अनभिज्ञ था। बीरबल ने उस व्यापारी को सलाह दी कि वो अपने कामकाज की पारदर्शिता बढ़ाए और कर्मचारियों के व्यवहार पर निगरानी रखे। व्यापारी ने आगे जाकर कर्मचारियों की नई नियुक्ति की और अपने कारोबार में ईमानदारी वाला रवैया अपनाया। समय के साथ नियम में धीरे धीरे बदलाव आए। अकबर ने जनता के लिए विशेष दिवस बनाए। हर महीने की पहली रात्रि पर कुछ प्रतिनिधि जनता अपने अनुभव बांटते और समाधान का रास्ता निकालते। बीरबल ने हर समस्या के लिए मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों आयामों पर ध्यान देने का तरीका सुझाया। वे कहते, किसी भी कड़वे नियम का असर तभी टिकेगा जब उसको समझदारी और इंसानियत के साथ लागू किया जाए। पर एक दिन एक अजीब नोट आया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, साजिश, कोई और विवरण नहीं। ये नोट दरबार में आते ही तरह तरह के विचार जन्म लेने लगे। कुछ नेताओं ने कहा कि ये किसी बड़े विद्रोह की शुरुआत है। कुछ ने कहा कि ये विदेशी शक्तियों की चाल हो सकती है। अकबर डरे हुए थे क्योंकि हाल के महीनों में कुछ विरोधी ताकतें बढ़ रही थी। बीरबल ने तुरंत एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि बिना कारण के दहशत फैलाना स्वयं एक साजिश है। उन्होंने सुझाव दिया कि नोट के पाठक और आसपास के लोगों से बात की जाए। बीरबल ने शांति से सभी से मिलना शुरू किया और पाया कि नोट उसी गांव से आया था जहां पहले मंदिर की चोरी हुई थी। पर इस बार उसने एक नया मोड़ लिया था। गांव के कुछ लोग, जो कि पहले ही सामाजिक व आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे थे, अब बाहरी दबाव और अफवाहों की वजह से भ्रमित हो रहे थे। बीरबल ने गांव में सार्वजनिक सभा रखी और सीधे लोगों से कहा कि डर पर अटके रहना किसी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की जिसमें सरकार, स्थानीय पंचायत और कुछ स्वैच्छिक संगठन मिलकर गांव के लिए रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा दोनों प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि साजिश की चुप्पी का फायदा वही उठाते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, इसलिए सबको मिलकर सच का सामना करना होगा। कुछ समय बाद जब बीरबल की ये योजनाएं लागू हुई तो गांव में शांति लौटी। लोग काम में लग गए और अफवाहें खत्म होने लगी। इसी प्रकार के कई घटनाक्रम बीतते गए। अकबर ने नियम के दौरान कई बार सुधार किए, कुछ नियम हटाए और कुछ नए जोड़ दिए। धीरे धीरे ये साफ हुआ कि जब कोई नियम आम जनता की भावनाओं और हालत को समझकर बनता है तभी वो टिकता है। बीरबल ने बार बार दरबारियों को समझाया कि नियम केवल कागजों का घोंसला नहीं, बल्कि मानवीय समझ और समाधान का दर्पण होना चाहिए। कई सालों के बाद जब अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि ये नियम उनकी परीक्षाओं का हिस्सा बन गया है और कई जगहों पर सफल भी रहा, बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, नियम तो कुछ भी करवा दें, असली काम तो लोगों से दिलों का जुड़ना है। जब दिल जुड़ेंगे तो नियम अपने आप पालन होंगे। अकबर ने आखिर में समझ लिया कि बीरबल का मतलब क्या था। नियम ने समाज को एक मंच दे दिया, पर उसे टिकाऊ बनाना और उसे दुरुपयोग से बचाना शासन की जिम्मेदारी थी। दोनों ने मिलकर ये नीति और ज्यादा मानवीय, अधिक समझदार और व्यवहारिक बना दी। घटनाओं के इन सालों में अकबर और बीरबल ने देखा कि किसी भी बड़े नियम की असली परीक्षा केवल बनाए जाने में नहीं, बल्कि उसके रोजमर्रा के लागू होने में होती है। उन्होंने सीखा कि सुनना आसान है पर सुनकर समाधान ढूंढना कठिन, और कठिनाइयों के बीच भी इंसानियत और समझ बनाए रखना सबसे बड़ा नियम है। राज्य में जब भी कोई नया नियम आता, लोग अब कहते, पहले बीरबल से पूछो, फिर लागू करो। बीरबल की सादगी और अकबर की दूरदर्शिता ने मिलकर उस नियम को एक मिसाल बना दिया, ताकि हर आवाज सुनी जाए, पर समझ के साथ। और इस तरह अकबर के अजीब लगे नियम ने बीरबल के सहज और बुद्धिमान जवाब से लोगों के जीवन में न केवल व्यवस्था लाई, बल्कि समझ, सहनशीलता और समुदाय की भावना भी मजबूत की। बादशाह अकबर के दरबार में आज फिर एक भारी सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में हर कोई ये सोच रहा था
कि बीरबल आज किस मसले का हल निकालेंगे। बीरबल की सादगी और उनकी तीखी बुद्धि का चर्चे दूर दूर तक थे, पर आज जो मामला आया था वो साधारण नहीं था। आदमी किस तरह का था, उसकी आवाज, कपड़े, चलने का ढंग। भिखारी ने बताया कि आदमी ने कठिनाई से बोलते हुए बाजार छोड़ा और उसकी चाल अजीब सी थी, जैसे कोई छिपते हुए जा रहा हो। बीरबल ने धीरे से कहा, देखो हुजूर, सच ऐसी चीज है जो चुपचाप बिखर जाती है, और हम जब उसे जोड़ते हैं तो झूठ के टुकड़े स्वतः अलग हो जाते हैं। उन्होंने भिखारी से कहा कि वो याद रखे कि उसने अंगूठी किसको बेची थी। भिखारी की आंखों में डर था, पर उसने नाम बता दिया। वो नाम सुनकर भीड़ में हलचल हुई। नाम वही निकला जो किसी बड़े साहूकार से जुड़ा था, जिसका अकबर के दरबार में भी कड़वा विवाद था। बीरबल ने सबूतों को सौम्यता से सामने रखा और कहा, अब हम बिना किसी दाग धब्बे के देखेंगे कि कौन सच बोलता है। उन्होंने व्यापारी से पूछा कि उसको अपने घर में अचानक कोई संदिग्ध दिखाई दिया या कोई नया सामान मिला जिसने उसकी पत्नी को हैरान कर दिया हो। व्यापारी ने कहा कि कुछ रात पहले उसकी पत्नी ने एक अजनबी जूता खरीदा हुआ देखा और कहा कि वो उसे भूल गया था, पर वे उस जूते के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर उन्होंने जमींदार से कहा कि वो उन नामों और शख्सियतों के बारे में बताएं जो उसके दुश्मन हो सकते हैं। जमींदार ने कुछ नाम लिए, पर वो बार बार वही नाम दोहरा रहा था जो उसके निजी स्वार्थ से जुड़े थे। धीरे धीरे सबूतों के साथ और गवाहों की बातें जोड़ते हुए एक स्पष्ट तस्वीर उभर आई। कुछ लोग मिलकर उस व्यापारी को फंसाने का षड्यंत्र कर रहे थे, ताकि जमींदार की जमीन पर यह बदनामी गिर सके और व्यापारी का व्यापार बंद हो जाए। बीरबल ने यह भी देखा कि जिन लोगों ने जमींदार का समर्थन किया था, वे अधिकतर वही लोग थे जिनको जमींदार ने पहले अपनी जमीन पर काम दिया था और जिनको व्यापारी से जलन थी। बीरबल ने बड़ा ही नरम और लगन से सब कुछ अकबर के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सच परखने का मतलब हर बार कठोर तरीके से पूछताछ करना नहीं, बल्कि छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना और सबूतों को जोड़ना है। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, तो कौन झूठ बोल रहा है? बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सुबह की हवा जैसे साफ हो, वैसे ही जब हम सबूतों को मिलाएं तो झूठ खुद ही बाहर आ जाता है। पर मैं चाहता हूं कि सबको सख्ती से न पकड़ा जाए, बल्कि जो दोषी है उसे सच्चाई स्वीकार करने का मौका मिले। बीरबल ने तब एक अनोखा कदम उठाया। उसने आदेश दिया कि उस साहूकार को बुलाया जाए जिसे भिखारी ने बताया था। वो साहूकार जब सामने आया तो उसने तमीज से झुककर कहा कि वह निर्दोष है। बीरबल ने उसे कुछ समय तक चुप रखा और फिर धीरे से कहा, यदि तुम सच कह रहे हो तो अपने गहनों की एक झोली खोलकर दिखाओ। साहूकार ने झोली खोली, पर अंगूठी नहीं थी। उसकी आंखों में डर था और हाथ कांप रहे थे। फिर बीरबल ने दुकानदार से पूछा कि क्या कुछ नया उसने बेचा था, पर वो झूठ बोल रहा था और उसका झूठ धीरे धीरे खुलता गया। अंततः सच्चाई इस तरह उभरी कि अंगूठी जमींदार के ही एक पुराने रिश्तेदार ने चोरी करके बाहर बेचने का षड्यंत्र रचा था, किंतु बेचते समय कुछ लोगों ने इसे दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की। व्यापारी का नाम इसका सिर्फ शिकार बना। जमींदार के दुश्मन और कुछ तृप्त लोग मिलकर इसे पनपाना चाहते थे ताकि व्यापारी की इज्जत मिटे। जब ये सब सामने आया, जमींदार पहले क्रोधित हुआ, पर बीरबल की नर्म सलाह पर वो शांत हो गया। बीरबल ने सबको समझाया कि किस तरह लोग अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई को मोड़ देते हैं और कैसे छोटे छोटे संकेत हमें उस मोड़ का पता दे देते हैं। उन्होंने कहा कि झूठ अक्सर तेज और धुंधला दिखता है, पर सच्चाई धीरे धीरे अपने आप को साफ कर लेती है अगर हम धैर्य से उसे जोड़ें। अकबर ने आदेश दिया कि जो दोषी निकला उसे उचित सजा दी जाए और व्यापारी को सार्वजनिक रूप से माफी दी जाए ताकि उसकी इज्जत लौट सके। बाद में जब सब शांत हुआ, बीरबल ने अकेले व्यापारी को पास बुलाकर कहा,
तुम्हारे पास सत्य की छोटी छोटी झलकियां थी। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी पत्नी की बात, तुम्हारी दुकान के पास के निशान, ये सब छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बड़े सच बनाते हैं। भविष्य में ध्यान रखना कि सच्चाई हमेशा किसी न किसी तरह तुम्हारे साथ चुपचाप रहती है। उसे छेड़ो मत, बस उसे जोड़ो। व्यापारी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोला, बीरबल साहब, आपने मुझे नहीं बल्कि हम सबको सिखाया कि सच की ताकत क्या होती है। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और दरबार में घोषणा की कि अब से किसी भी झगड़े की तह तक जाने के लिए छोटे छोटे सबूतों और गवाहों की ईमानदार जांच की जाएगी, न कि केवल बड़ा दिखने वाले आरोपों पर भरोसा किया जाएगा। बीरबल की नीतियां धीरे धीरे राज में फैलने लगी। लोग अब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे और झूठ का बोलबाला कम हुआ। कहानी का असली सबक यह था कि सच और झूठ को अलग करने के लिए भरी तालियां और भारी दंड जरूरी नहीं होते, बल्कि धैर्य, समझ, छोटे छोटे संकेतों पर नजर और लोगों की बातों को समेटकर देखने की कला जरूरी है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धि और सरलता दोनों मिलकर बड़े से बड़े रहस्य सुलझा सकती है। इस तरह अकबर के दरबार में एक और दिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और सादगी के नाम हो गया और लोग वर्षों तक इस घटना को याद रखते हुए कहते, बीरबल ने बताया कि कौन सच्चा, कौन झूठा। बादशाह अकबर के दरबार में एक सर्द हवा का साया छा गया था। लंबे समय से जो शांति और अनुशासन की छवि महल में थी, आज कुछ अलगसा महसूस हो रहा था। चंद लोगों की आंखों में डर था। कई लोग चुपचाप एक दूसरे से बात करते रहते। किसी की जुबान खुलती नहीं थी, किसी की आवाज काम जाती थी। दरअसल ये खबर फैल चुकी थी कि राज में कहीं से कोई गद्दारी की आस लगाए खड़ा है। राज की कुछ रहस्यगत कागजात गायब हुए थे, कुछ सैन्य रणनीतियां किसी अनजान के हाथों पहुंच गई थी और कुछ राजदूतों को भी बताया गया था कि किसी ने विदेशी शक्ति से गुप्त मेल जोल किया है। ये सब सुनकर अकबर का चेहरा कड़ा हो गया। एक सुबह अकबर ने दरबार में संबोधित करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए कि हमारे अंदर कोई सांप घुसा हो। जो भी इस राज की पीठ में छुरा भोंकता है, उसे देश की नजरों के सामने सजा मिलेगी। पर हमें पहले पता लगाना होगा कि गद्दार कौन है। हर तरफ से अलग अलग स्वर उठे, पर कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं था। कुछ दरबारियों ने आपस में आंखें फेर ली, कुछ लोगों ने अपनी सतर्कता बढ़ा ली। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। वो शांत बैठे हुए थे, जैसा कि हमेशा रहते थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो हर जाल सुलझाया है, इस बार भी मुझे एक उपाय बताओ। कैसे पता करेंगे कि कौन गद्दार है? बीरबल ने हल्की मुस्कान दी, पर उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हुजूर, ये काम जल्दबाजी में नहीं होगा, पर अगर आप मुझे कुछ दिन दे, मैं उस गद्दार को दिखा दूंगा। वो खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने बिना समय गवाए कहा, ठीक है, पर यह काम चुपचाप करना होगा। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और चुपचाप चल दिए। बीरबल ने पहले महल के हर कोने की तहकीकात की। उन्होंने सैनिकों और दरबारियों से छोटी छोटी बातें छेड़छाड़ कर पूछी, मामूली सी शिकायतों पर ध्यान दिया और महल के नौकर चाकरों से भी बातचीत की। वो जानते थे कि बड़े लोग अक्सर बड़े शब्दों में झूठ बोलते हैं, पर छोटी छोटी बातों में सच छिपा रहता है। एक दिन बीरबल ने पाया कि जिस दरबारी के कमरे से कुछ कागज गायब हुए थे, उस दरबारी की रसोई में रात को एक अजन भी आई थी। किसी ने बताया कि उसने देर रात कुछ छोटे छोटे संदूक उठाते देखा, पर सबूत ढंग से नहीं मिल रहे थे। बीरबल ने सोचा कि सीधे पकड़ने की कोशिश से गद्दार सावधान हो जाएगा। उसे बेनकाब करने के लिए उसे ऐसे खेल में फंसाना होगा कि वो खुद अपनी चालों को दिखा दे। वे जानते थे कि गद्दार न तो मसलों को बारीकियों में छुपा सकता और न ही बड़े दाग को अच्छे से दबा सकता। गलतियां करने का डर उसके मन में रहेगा और वो जल्दबाजी करेगा। बीरबल ने योजना बनाई कि वो एक ऐसा नाटक रचेगा जिसमें गद्दार की लालच और डर दोनों सामने आ जाए। पहला कदम यह था
कि बीरबल ने महल की कुछ कमजोरियों का ढंग से असर दिखाने का नाटक रचा। उन्होंने महल के कुछ सुरक्षा कर्मियों को लेकर एक रात ठहरने का निर्णय लिया और सबको ये दिखाया कि कहीं कुछ सुरक्षा में छूट है। उन्होंने कुछ जगह छोटी छोटी चीजें गिराई, कुछ दस्तावेजों की नकल बनाई और उन्हें महल के बाहर कुछ भरोसेमंद चोरों को बेचने जैसा नाटक करवाया। ये बात राज में फैल गई कि शायद वाकई कोई अंदरूनी व्यक्ति छूट दे रहा है। इसी बीच बीरबल ने दरबार के कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा कि वे राज के कुछ छोटे मोटे दस्तावेज खो जाने की खबर चलाएं। ये खबर खासकर उन लोगों तक पहुंचाई गई जिनको बीरबल शक के घेरे में रखना चाहता था। इस खबर ने गद्दार के मन में एक नई हलचल पैदा की। वो सोचने लगा कि अगर उसने अब और कुछ किया तो पकड़ में आ जाएगा, पर अगर उसने कुछ किया ही नहीं तो उसके पास जो फायदे हैं वे हाथ से निकल सकते हैं। फिर बीरबल ने एक जाल बिछाया। उन्होंने महल के अंदर एक नकली संदेश रखा जिसे देखकर किसी को ये लगे कि राज्य एक बड़ी संपत्ति दूसरे राज्य को सौंपने की तैयारी में है। यह संदेश केवल एक झूठा सहायक दस्तावेज था, पर गद्दार को बताया गया कि यदि वो कहीं से इसका फायदा उठाकर इसे विदेशी दल को दे देगा तो उसे भारी इनाम मिलेगा। ये झूठा संदेश महल के कुछ छोटे नौकरों की नरमियों में रखा गया ताकि ऐसा लगे कि ये गलती से गायब हुआ है। अब सब कुछ बीरबल की सोची हुई चाल के अनुसार चलने लगा। गद्दार ने हवा का मीठा स्वाद महसूस किया। उसे लगा कि अब मौका है, पर वो समझ नहीं पाया कि ये सब केवल बीरबल की बुनाई है। एक रात जब आकाश में बादल थे और महल की रोशनी धीमी थी, गद्दार ने ये झूठा संदेश उठाकर बाहर निकलने की ठानी। वो चाह रहा था कि इसे शीघ्र ही किसी विदेशी दल के हाथ लगवा दे ताकि बदले में उसे खजाना मिल सके और उसकी गलतियां छिप जाए। गद्दार ने नकाब पहन लिया और महल के पुराने रास्ते से निकला जो बीरबल ने पहले ही जांचा हुआ था। उसी रास्ते पर बीरबल के कुछ भरोसेमंद सैनिक पहले से ही तैनात थे, पर वे दिखाई न दिए। बीरबल ने खुद भी छिपकर सब कुछ देखा। गद्दार ने रास्ते पर कदम रखते हुए सोच समझकर हर मोड़ पर ऐसे संकेत छोड़े जो बीरबल ने पहले से लगाए थे। एक छोटी सी धूल की रेखा, कुछ टूटे तार और एक बिछी हुई छोटी रेशमी कतरन जो बाहर के बाजार की दुकान की मालूम थी। ये सब मिलकर बीरबल को सही तरह से संकेत दे रहे थे कि सही आदमी वही है। जब गद्दार ने बाहर पहुंचने के लिए आखिरकार एक पुरानी गली मोड़ी तो उसने देखा कि बाहर कोई विदेशी दल खड़ा नहीं था। वहां सिर्फ कुछ बीरबल के विश्वास पात्र लोग खड़े थे जो उस गद्दार को देखकर अचकचा उठे। उन्होंने उस नकाब को हटा दिया और देखा कि सामने वही दरबारी है, वही आदमी जिसे अकबर रातों दिन अपने भरोसेमंदों में गिनते थे। गद्दार की आंखों में डर और पछतावे का मिला-जुला भाव था। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया। बीरबल ने कदम बढ़ाकर कहा, सुना गया है कि तुमने राज्य की गुप्त बातें बेची हैं। अब बताओ, तुमने किसे बेचा और क्यों? गद्दार ने झूठ बोलने की कोशिश की, पर बीरबल के पास पहले ही कई छोटे छोटे संकेत और गवाह थे जिनको वो जोड़कर रख चुका था। उसने गद्दार के घर पर छापा मारने का आदेश दिया और वहां से उन दस्तावेजों के कुछ हिस्से बरामद करवा दिए जो वही नहीं होने चाहिए थे। दरबार में जब पूरा मामला सौंपा गया तो अकबर का चेहरा तमतमाया। उसने पूछा, तुमने किसके साथ साजिश की? गद्दार ने मुंह से कई नाम फूंक दिए, पर उसकी गुफ्तगू में वो आत्मविश्वास नहीं था जो किसी निर्दोष का होता। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, हुजूर, सबूतों के हिसाब से ये स्पष्ट है कि ये व्यक्ति हमारे बीच जहरीला बीज बन गया है, पर मैं चाहता हूं कि हम उसे केवल दंड न दें, बल्कि ये भी जाने कि उसने क्यों किया। ये जानना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे लोग फिर न बने। अकबर ने पूछा, क्या तुम सोचते हो कि उसकी मजबूरियां थी? बीरबल ने कहा, हर किसी के कारण अलग होते हैं, पर राज की इज्जत और सुरक्षा से बड़ा कारण कोई नहीं होना चाहिए। फिर बीरबल ने साफ तौर पर कहा कि गद्दार ने विदेशी ताकतों से पैसे के लोभ में अपना देश बेचा।
उसने बताया कि कैसे उन पैसे से उसने अपनी लग्जरी जिंदगी भी बनाई थी और कैसे उसने धीरे धीरे दरबार में अपने लिए झूठे मित्र बनाए थे। अकबर की आंखों में गुस्सा था, पर उनकी बातों में इंसाफ की ठंडक भी थी। उन्होंने कहा, इसने न केवल हमारे राज की गोपनीयता बेची, बल्कि हमारे सैनिकों की जान जोखिम में डाली, हमारे लोगों की सुरक्षा खतरे में डाली। इस अपराध की सजा कठोर होनी चाहिए। फिर उन्होंने दरबार में आदेश दिया कि गद्दार को सार्वजनिक रूप से सजा दी जाए, ताकि अन्य लोग इससे सीखें। पर बीरबल ने कहा, हुजूर, सजा के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि ऐसे लोग क्यों पैदा होते हैं। क्या हमने कभी उनके लिए कोई राह छोड़ी थी? क्या उनके पेट में भूख थी या परिवार की मजबूरी थी? क्या भ्रष्टाचार ने उन्हें इस मार्ग पर धकेला? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह बात भी सच है, पर जिसने देश को बेचा उसे भुगतना होगा। आखिर में सजा सुनी गई। गद्दार को सिद्धांत पर पाबंद रखा गया और सार्वजनिक रूप से उसकी संपत्ति जब्त कर दी गई, ताकि उसको मिली हुई बेईमानी की कीमत लौटा दी जा सके। पर बीरबल ने न्याय की एक और परत जोड़ी। उसने कहा कि गद्दार के परिवार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। गद्दार के बच्चों को पढ़ाई का प्रबंध किया जाए और परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहायता निर्धारित की जाए, ताकि वे समाज में बराबरी से जी सकें और भविष्य में किसी और की चाल में न फंसे। अकबर ने इस पर सहमति जताई और ये व्यवस्था लागू की गई। ये कहानी सिर्फ एक गद्दार की पकड़ाई की नहीं थी। ये उस समय की भी कहानी थी जब बीरबल ने दिखाया कि कैसे सूझबूझ और चालाकी से एक छुपे हुए खतरे को उजागर किया जाए। बीरबल की सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने सजा और दया दोनों का समन्वय किया। सजा से राज की रक्षा हुई और दया से समाज में पुनर्निर्माण का रास्ता उला। समय के साथ ये घटना राज्य की एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि बीरबल ने न सिर्फ गद्दार को बेनकाब किया, बल्कि ये भी दिखाया कि गद्दारी किस तरह से जन्म लेती है, लालच, भय या मजबूरी से। बीरबल ने सबको सिखाया कि सतर्कता, समझदारी और इंसानियत के साथ काम करने से ही कोई बड़ा संकट स्थायी हल पा सकता है। अकबर ने बीरबल को विशेष इनाम दिया और कहा, तुमने हमें न केवल गद्दार से बचाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हम किस तरह एक संवेदनशील दिल के साथ कठोर फैसले ले सकते हैं। बीरबल ने साधारण भाव से कहा, हुजूर, सरकार का काम केवल दंड देना नहीं, बल्कि दुरुस्ती करना भी है। उसी दिन से महल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई, पर लोगों के दिलों में एक नई समझ भी आई कि गद्दारी सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, वो कई कारणों का फल होती है और उसे जड़ से उखाड़ने के लिए न केवल दंड, बल्कि सुधार भी जरूरी है। बीरबल की चालाकी और दूरदर्शिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और मनुष्यता मिलकर बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकती है। और ये वो किस्सा बन गया जिसे महल के बच्चे अपनी माओं से सुनते थे। सोते समय ये कहानी राजमहल की दहलीज पर गूंजती रहती थी कि कैसे बीरबल ने एक गद्दार को पकड़ कर दिखाया और साथ ही पूरे राज्य को ये सिखा दिया कि सच्चा न्याय केवल दंड नहीं, बल्कि सुधार और समझ भी है। बीरबल ने बादशाह अकबर को नम्रता कैसे सिखाई, ये कहानी ऐसे ही किसी रोज शुरू हुई, बिना किसी तमाशे के, सीधे सीधी बातों से। अकबर अपनी ताकत और बुद्धि पर बहुत गर्व करते थे। उन्होंने बहुत से युद्ध जीते थे, बहुत सी जानकारियां इकट्ठी की थी और दरबार में उनकी बात अंतिम मानी जाती थी। पर धीरे धीरे उनके मन में एक अहंकार पनपने लगा। वे सोचने लगे कि जो कुछ भी अच्छा है वो सब उनकी वजह से है। लोग उनकी तारीफ करते और तारीफ सुनकर उनका सिर ऊंचा होता गया। दरबार में भी जिसका मन नहीं भरा, वो अकबर के आगे झुककर अपने को छोटा कर देता। कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर हर कोई डरता था कि अकबर की नाराजगी का क्या अंजाम होगा। बीरबल ये सब देखकर चुप नहीं रह सकते थे। वे जानते थे कि एक बादशाह की असली ताकत उसकी नम्रता में होती है, न कि दंभ में। यदि राजा घमंड में डूबे रहे तो उसका राज्य और लोग दोनों पायदा हो सकते थे।
पर सीधे कह देने से बात बनती नहीं। अकबर की समझ उसी तरह बदलनी चाहिए थी जैसे कोई पुराना पेड़ धीरे धीरे नया पत्ता उगाता है। इसलिए बीरबल ने फैसला किया, वो अकबर को नम्रता दिखाकर सिखाएंगे, न कि सिर्फ बोलकर। एक दिन बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, हुजूर, आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बाजार चलें। अकबर ने हंसकर कहा, बाजार? मैं बाजार क्यों जाऊं? वहां क्या मजा है? बीरबल ने आंसू बनाकर कहा, हुजूर, जनता जानना चाहती है कि उनका बादशाह उनसे अलग नहीं है। आज आप आम आदमी की तरह कुछ घंटों के लिए उनके साथ रहकर देखिए। अकबर को यह विचार अजीब लगा, पर उन्होंने सोचा, एक बार बाजार जाकर क्या हर्ज, और वे राजसी वेश में ही चल पड़े। पर बीरबल ने उनकी सलाह पर एक शॉर्ट चगला दे दिया। उन्होंने चुपचाप अकबर की शाही पोशाक की कुछ शोभा के टुकड़े हटवा दिए ताकि वे थोड़े सरल दिखें। बाजार में अकबर ने देखा कि लोग किस तरह मेहनत करते हैं। एक हाड़ी बनाने वाला कुम्हार जी भरकर मिट्टी पटकता, चेहरा पसीने से लथपथ, एक मोची जूते सी रहा था। कई बार वो उसी जूते के टुकड़े पर चुटकी बांधता और मुस्कुराता। अकबर की आंखें खुल गई। उनके द्वारा दी गई धनराशि का एक भाग तो इन मेहनत करने वालों के श्रम से बनता था। वे भावुक हुए, पर गर्व भी थोड़ा कम हुआ। बीरबल चुपके से उन्होंने ये सब देखा और अंदर से खुश हो गए। उस शाम बीरबल ने एक और खेल खेला। उन्होंने अकबर से कहा कि अगले दिन वे रसोई में रहकर गरीबों को खाना बांटेंगे। अकबर ने मन ही मन सोचा, ये बड़ा आसान काम है। पर जब अगले दिन दरबार की रसोई में अकबर ने खुद कटोरी पकड़ी, चावल चुनी और हाथों से रोटी बांटी, तो उनकी सोच बदल गई। रसोइये की गर्मी, हाथ की जलन और लोगों की भीड़, सब कुछ उन्हें समझ आया। एक बूढ़े व्यक्ति ने जीत घमंड के साथ अकबर से रोटी ली और कहा, हमें बहुत भूख लगती थी बेटा। अकबर की आंखें नम हो गई। उस वक्त उन्हें समझ आया कि सच्ची शक्ति वही है जो जरूरतमंद के सामने झुक सके। बीरबल ने अगले सबक के लिए कुछ और जतन किया। उन्होंने महल में एक दिन ऐसा नाटक रचा कि अकबर की एक छोटी सी गलती से महल में अफवाह फैल गई कि उन्होंने किसी गरीब पर कठोर हुक्म दिया। ये खबर भीड़ तक पहुंची और कुछ लोग नाराज हुए। अकबर ने पहली बार देखा कि उनके एक शब्द से कितने लोगों के दिल दुख सकते हैं। वे चाहते थे कि लोग उन्हें डरें, और वही हुआ। पर अब अकबर को कष्ट हुआ कि उनके डर से लोग असल में उनसे दूर हो रहे हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यही मेरी शक्ति है? बीरबल ने कहा, हुजूर, शक्ति ये नहीं कि लोग आपको डरें। शक्ति यह है कि वे आपसे प्रेम करें और आपकी बात माने। फिर एक घटना और हुई। एक दिन राजा के सामने एक गरीब महिला आई। उसका बेटा बीमार था और दवा के पैसे नहीं थे। उसने सीधे अकबर की तरफ देखा और कहा, हुजूर, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए या मैं मर जाऊंगी। अकबर उस वक्त व्यस्त थे और उन्होंने बिना सोचे समझे कहा, तुम्हें सरकारी अस्पताल भेज दो। महिला चल दी, पर उसकी आंखों की भाषा कुछ और ही कह रही थी। बीरबल ने देखा और कहा, हुजूर, आपकी जुबान तेज थी पर आपकी समझ नहीं। कभी कभी इंसान को सुनना जरूरी होता है, बोलना नहीं। अकबर शर्मिंदा हुए और उसी शाम उस महिला का इलाज मुफ्त करवाया गया। उस दिन अकबर ने सीखा कि बड़े फैसले लेते समय नम्रता से सुनना जरूरी है। समय के साथ बीरबल ने अकबर को ऐसे ऐसे छोटे छोटे अनुभव दिए जिनसे धीरे धीरे उनके स्वाभिमान में परिवर्तन आने लगा। एक बार बीरबल ने महल में एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सभी दरबारियों को सबसे अच्छे समाज सेवी का पुरस्कार दिया जाना था। अकबर को बताया गया कि वे भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा है, पर शाही होने के कारण उन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया। बीरबल ने उन पर थोड़ा अड़ गए और कहा कि राजा भी समाज सेवक बन सकता है। जब अकबर ने हिस्सा लिया और एक पुराने कुएं की मरम्मत में खुद हाथ आजमाया, तब जनता का आशीर्वाद और प्यार उनकी झोली में भर गया। वे समझ गए कि लोगों के बीच जाकर सेवा करना किसी भी पद से बड़ा पूज्य कार्य है। एक और सबक था। बीरबल ने अकबर को सिखाया
कि माफी मांगना भी एक बड़ी बहादुरी है। उन्होंने महल में नकली शिकायतों का एक समूह बनाया और कुछ दरबारियों को उस शिकायत का कारण मानकर सार्वजनिक रूप से खड़े किया। जब बाबू खुद अपनी गलती मानकर माफी मांगते थे तो बीरबल ने अकबर को कहा, हुजूर, देखिए कैसे आदमी को सम्मिलित कर देना सबको जोड़ देता है। यदि आप खुद गलती मानकर माफी मांगते हैं तो आप मजबूत बनते हैं, कमजोर नहीं। अकबर ने यह जल्दी समझ लिया और एक बार वे एक छोटी सी भूल पर अपने कार्यकर्ता से माफी मांगने लगे और उस दिन उनका दिल हल्का हुआ। एक सजीव परीक्षा तब आई जब पड़ोसी राज्य से एक दूत आया जिसने बड़ी चालाकी से अकबर की प्रशंसा की और उसकी तारीफों के बीच छल का बीज बो दिया। दूत ने अकबर को बताया कि अन्य राजाओं में उनकी तुलना नहीं है और अकबर सुनते सुनते शेखी बढ़ाने लगे। उन्होंने महल में एक भव्य भोज रखा और खुद मंच पर बैठकर तमाम तारीफें सुनी। पर बीरबल ने सब कुछ देखा और अगले दिन दूत के सामने ही अकबर ने सच कहा, तुम्हारी बातें सुंदर हैं, पर हमारी असली परीक्षा हमारी नरमी और हमारे लोगों के साथ हमारा व्यवहार है। लोगों ने चहक कर तालियां बजाईं और दूत की चाल असफल हुई। अकबर ने सीखा कि बड़ाई सुनकर सिर चढ़ाना ठीक नहीं होता, नम्रता ही असली सम्मान लाती है। बीच बीच में बीरबल ने अकबर को यह भी समझाया कि नाम और शोहरत से ज्यादा अहमियत इंसानियत की होती है। उन्होंने अकबर को एक गरीब लड़के से मिलवाया जो पढ़ाई के लिए शहर आता था पर पढ़ने का खर्च कम था। अकबर ने उस लड़के को सुनते हुए उसकी एक छोटी सी परीक्षा करवाई और खुद से कुछ पैसे देकर उसकी पढ़ाई का बंदोबस्त कर दिया। उस दिन अकबर ने महसूस किया कि अधिकार का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया जाए तो वो सच्चे सम्मान का कारण बनता है। समय के साथ अकबर के व्यवहार में बदलाव साफ दिखने लगा। वे अब आदेश देने से पहले सुनते, वे अब अपने महल के नौकरों के साथ नम्रता से बात करते और खुद लोगों के बीच अधिक जाते। दरबार में उनका स्वभाव बदल गया। गंभीरता बनी रही पर उसमें दया और समझ नजर आने लगी। लोग उनके पास डर के बजाय सम्मान और प्रेम के साथ आने लगे। किसी दिन बीरबल ने अकबर को एक और खास सबक दिया। उन्होंने महल के बाहर कुछ बच्चों को बुलाया और कहा कि राजा आज उन्हें कहानी सुनाए। अकबर ने पहले इनकार किया, किंतु बीरबल के कहने पर वे बच्चों के बीच बैठे और कहानी सुनाने लगे। बच्चों ने सवाल पूछे, हुजूर, क्या आप कभी डरते हैं? अकबर ने हंसकर कहा, हाँ, मैं भी डरता हूं। बच्चों ने कहा, हम भी डरते हैं, पर मम्मी डैडी हमें गले लगाकर हिम्मत देते हैं। उस दिन अकबर ने महसूस किया कि राजा होने का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि संवेदनशीलता भी है। एक दिन अकबर ने बीरबल को धन्यवाद कहा, तुमने मुझे कई सबक दिए, पर सबसे बड़ा उपहार तुमने मुझे दिया, नम्रता की आदत। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, नम्रता कोई बदली हुई चीज नहीं है, ये रोज रोज की साधना है। आज आपने थोड़ा सा नम्रता अपना ली, पर यह रोज और बढ़ती रहनी चाहिए। फिर अकबर ने अपने राज्य में कुछ नियम बदले। उन्होंने कहा कि महल के दूर दराज के नौकर भी अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकें और हर महीने एक दिन जनता के लिए खुला दरबार रहेगा जिसमें वे सीधे अपनी समस्याएं रखें। अकबर ने खुद ये आदेश दिया कि किसी गरीब की शिकायत पर पहले सुना जाए और पश्चात उठाया जाए। इससे जनता में विश्वास बढ़ा और अकबर का नाम और भी बढ़ गया। पर इस बार सम्मान की जड़ नम्रता पर टिकी हुई थी, न कि सिर्फ शक्ति पर। कहानी के आखिरी हिस्से में जब अकबर बूढ़े हुए तो लोग उन्हें केवल एक शासक नहीं बल्कि एक पिता की तरह देखते थे। एक ऐसा पिता जो गलती मान सकता था, जिसने लोगों की पीड़ा समझी और जो हमेशा अपने दरबार में दया और न्याय के बीच संतुलन बनाए रखता था। बीरबल की शिक्षा का असर था। अकबर की नजर में शक्ति अब किसी की बोली से नहीं बल्कि किसी की सेवा से मापी जाती थी। इस तरह बीरबल ने अकबर को नम्रता सिखाई, ना किसी कठोर उपदेश से, ना किसी सार्वजनिक शर्मिंदगी से, बल्कि धीरे धीरे व्यवहार से, छोटे छोटे अनुभवों से और लोगों के साथ सीधे जुड़ने से।
हर सबक में हंसी, थोड़ी चतुराई और बहुत सादगी थी। बीरबल ने यह दिखाया कि असली बदलाव जोर से चिल्लाने से नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन की आदतों से आता है। और अगर राजा नम्र हो तो राज्य भी खुशहाल होता है। बीरबल ने कैसे बचाया था एक शहर को महामारी से, यह कहानी ऐसे ही शुरू हुई कि किसी ने हल्की सी खांसी को हंसी में टाल दिया, और वही खांसी बाद में डर का पैगाम बन गई। किसी बरसात के बाद की ठंडी सुबह थी, जब छोटे छोटे जुकाम की खबरें शहर के बाजार में फैलने लगी। पहले 2-3 लोग बेहोशी जैसे लक्षण दिखाने लगे, बुखार, सांस में कसावट और इतना थकान कि उठना मुश्किल हो गया। लोग इसे साधारण सर्दी समझने लगे, पर 3-4 दिनों में हालत ये हुई कि एक ही मोहल्ले के कई घरों में लोग बिस्तर पर पड़ गए। तब जाकर डर फैला। लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखने लगे, पर अफवाहें तेज थी। कोई कहता कि ये कोई नई बुरी बीमारी है, किसी का कहना था कि विदेशी व्यापारी लाए हैं, किसी ने कहा कि ये किसी जादू का असर है। अकबर ने तुरंत सलाह मशविरा बुलाया। सेनापति ने कहा कि सीमाएं बंद की जाए, व्यापारी बाहर न आने जाए। कुछ दरबारियों ने कहा कि कुम्हार, मोची और रोजगार वाले लोग नियंत्रण में रखें, पर सबका एक ही डर था, यदि कड़े आदेश दिए गए तो जनता बिफर जाएगी और घबराहट और बढ़ जाएगी। तभी बीरबल चुपचाप भीतर आए और बोले, हुजूर, हम 2 तरह से लड़ते हैं, तरकीब से और दिल से। अगर सिर्फ तलवार चलाकर डराएंगे तो लोग छुप कर मरेंगे, पर अगर समझाकर और व्यवस्था करके लड़ेंगे तो शहर बच जाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा कि जो भी उपाय हो वो तेजी से हो। बीरबल ने बिना देर किए हर उस चीज का आयोजन करना शुरू किया जो संकट में काम आती है। जानकारी, विश्वास, संगठन और सहयोग। पहले उन्होंने महल के चिकित्सकों से पूरी रिपोर्ट ली। लक्षण क्या है, फैलने का तरीका कैसा दिखता है, मृत्यु दर जैसी कोई बात तो नहीं। चिकित्सक कहते साफ नहीं कहते थे, पर बीरबल ने माना कि अज्ञानता को जल्दी ज्ञान में बदलना ही सबसे पहला कदम है। बीरबल ने फैसला किया कि सबसे पहले भय को कम करना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि हर मोहल्ले में कोई कोई विश्वसनीय व्यक्ति नियुक्त किए जाए, मंदिर का पुजारी, मस्जिद के इमाम, उस मोहल्ले का उम्रदराज व्यक्ति, ताकि वे दरबार के निर्देश लोगों तक पहुंचाएं और अफवाहें रोकें। बीरबल खुद बहुत सी रातों तक मोहल्लों में गए। वे भीड़ से नहीं, घर घर जाकर बैठे, चाय पिए, लोगों की बात सुनी, हंसे और फिर समझाया, डर का काम है सब बिगाड़ना, पर साथ मिलकर समाधान करना है। उनके मीठे बोलों का असर हुआ। लोग अब कम डरने लगे और सरकारी कार्यवाही के लिए तैयार हुए। दूसरा बड़ा कदम बीरबल ने उठाया। अकेले इलाज से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उन्होंने महल के बड़े कमरे खाली कराए और उन्हें अस्थायी अस्पतालों में बदलवा दिया। कंबल, सूती चादरें, जड़ी बूटी के कुछ बेसिक सामान और पानी की व्यवस्था करवाई गई। बीरबल ने शहर के हर व्यापारी को कहा कि कुछ हिस्सा दान कर दे, चावल, दलिया, तेल, ताकि बीमारों के घरों में भूख का सामना न हो। शुरुआत में कुछ अमीर मना करते थे, पर बीरबल ने धीरे से कहा, आपका धन आज नहीं बांटोगे तो कल आपकी दुआ किसके पास जाएगी? अमीरों के चेहरे खिल उठे और सहमति में सर्कल बन गया। तीसरा कदम था संक्रमण रोकना। बीरबल ने नहीं चाहा कि लोग घबरा कर शहर छोड़ दें और बीमारी दूसरी जगह फैले। उन्होंने करारा उपाय निकाला। हर संदिग्ध घर के बाहर एक छोटा सा चिन्ह रखा जाए और उस घर को आवश्यक वस्तुएं की आपूर्ति दरवाजे तक की जाए, पर बाहर निकलने की अनुमति न हो। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बीरबल ने महिला स्वयं सेवकों की टोली बनाई, जो उन घरों तक खाना, दवाएं और कपड़े पहुंचाती थी। महिलाओं का होना इसलिए जरूरी था कि वे घरों में सम्मान के साथ प्रवेश कर सकें और पुरानी परंपराओं का ध्यान रख सकें। 1 महीने की कसौटी पर बीरबल ने एक और चाल चली। वो आसान और मानवीय दोनों थी। उन्होंने शहर के मूर्खों, बाजारियों, धार्मिक नेताओं और कलाकारों को एक साथ बुलाया
और कहा कि वे अफवाह फैलाने की बजाय लोगों के लिए नाटक, कविताएं और उपदेश तैयार करें जो समझाए कि बीमारी कैसे फैलती है और कैसे बचना है। लोग हंसे, पर जब वही कलाकार मोहल्लों में गए और लोक भाषा में बोले, हाथ धो, दूरी बनाए रखो, बीमार को सहारा दो, तब संदेश असरदार बना। लोग हंसते हुए सीखने लगे और नियम अपनी रोजमर्रा की आदत में आ गए। बीरबल ने यह भी महसूस किया कि केवल रोकथाम ही नहीं, शीघ्र निदान और इलाज जरूरी है। इसलिए उन्होंने एक रात नींद छोड़ दी और कुछ चिकित्सकों के साथ मिलकर एक परीक्षा विधि तैयार की। लक्षणों की सूची, प्राथमिक उपचार के तरीके और कुछ दवाओं की मात्रा। उन्होंने एक छोटा सा प्रशिक्षण दिया और गांव के कुछ युवा जिन्हें बीरबल ने चुना, उन्हें प्रशिक्षित सहायकों के रूप में रखा। वे घरों में जाकर देखते कि कौन संभल रहा है और किसे अस्पताल जाना चाहिए। इस त्वरित पहचान से बहुत लोगों की जान बची। एक दिन शहर में अफवाह फैली कि शहर के कुएं में पानी दूषित हो गया है और वही कारण है बीमारी का। कुछ लोग भीड़ बनाकर कुएं पर छा गए और पानी पीने से इनकार कर दिया। बीरबल ने तुरंत वैज्ञानिक उपाय किया। उनने कुएं का पानी लिया और चिकित्सकों से परीक्षण कराया। नतीजा आया कि पानी में कोई विषैले तत्व नहीं थे। समस्या वायु और मानव संपर्क से थी। बीरबल ने खुलकर कहा और एक सभा में सब लोगों को समझाया कि पानी से डरना व्यर्थ है, पर हाथ धोना और नजदीक न जाना जरूरी है। लोगों ने सुना और भीड़ शांत हुई। बीमारों के साथ साथ बीरबल ने समाज के कमजोर तबकों का ध्यान रखा, युवाओं, विधवाओं, बूढ़ों। वे जानते थे कि कठिन समय में सबसे अधिक कष्ट इन्हीं लोगों को होता है। उन्होंने अनाज राशन का कामकाज सुचारू किया और ये सुनिश्चित किया कि हर परिवार को पर्याप्त दी जाए। साथ ही बच्चों के लिए कुछ सीखने के साधन रखे, जिससे वे घर बसे रहते हुए कुछ पढ़ भी सकें। ये छोटे छोटे कदम शहर की आत्मा को बांधे रखने लगे। पर संकट के बीच ही एक बड़ा मोड़ आया। एक ऐसे क्षण जब मालूम हुआ कि बीमारी विदेश से आए एक व्यापारी के कारण फैल रही है। कुछ दरबारियों ने कहा कि तुरंत सीमाएं बंद कर दो और उन व्यापारी पर कठोर कार्रवाई करो। पर बीरबल ने कहा, हमारा काम है नफा नुकसान को जोक कर चलना। उन्होंने व्यापारी को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के बजाय उससे बातचीत की। व्यापारी ने बताया कि उसे बीमारी का ज्ञान नहीं था और वह भी अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है। बीरबल ने उसे रोक कर रखा, उसके साथियों की जांच करवाई और अगर कोई संक्रमित पाया गया तो उसे अस्पताल भेजा गया। इस विवेकपूर्ण रवैये ने शहर में घबराहट कम की और यह संदेश गया कि निर्णय सोच समझकर होंगे। बीरबल की नीतियों का असर धीरे धीरे दिखने लगा। संक्रमण का फैलाव घटने लगा, मरने वालों की संख्या नियंत्रित हुई और लोग फिर से बाजार में लेकिन सुरक्षित ढंग से आने लगे। पर बीरबल ने समझा कि केवल शारीरिक उपाय ही काफी नहीं है। लोगों का मन भी टूट रहा था। कई परिवारों के लोग अपने प्रियजनों को खो चुके थे। कईयों में बेरोजगारी के कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ। इन सब का इलाज बस दवाइयों से नहीं हो सकता था। बीरबल ने जहां सख्ती दिखाई, वहीं मानवीयता भी दिखाई। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर शोक सभाएं आयोजित करवाई, जहां मरने वालों की याद में हल्की सी रस्म हुई और लोग एक दूसरे का सहारा बने। इससे लोगों के गम में कमोबेश साझा सहारा मिलना शुरू हुआ। इस बीच बीरबल ने कुछ वैज्ञानिकों और औषधियों के जानकारों से विचार विमर्श करके एक सरल दवा मिश्रण तैयार करवाया। यह कोई चमत्कारी इलाज नहीं था, पर बुखार और सूजन में राहत देने वाला था और रोगियों की सहन शक्ति बढ़ाता। उन्होंने महल की दवाखाना को खुला रखा और मुफ्त वितरण किया। लोगों ने देखा कि अस्पताल से निकले लोगों में जीवन रक्षा दर बढ़ी। बीरबल ने यह सब सरकार की और जनता की साझेदारी बताया। राज्य संसाधन दे रहा है, जनता सहयोग कर रही है। दोनों मिलकर ही शहर बचेगा। एक बड़ा आकर्षक कदम था बीरबल का। उन्होंने जनता के बीच विश्वास कायम करने के लिए एक पारदर्शिता नीति अपनाई। रोजाना सुबह दरबार से एक छोटा सा संदेश भेजा जाता। कितने केस आए,
कितने स्वस्थ हुए, कौन कौन से रास्ते बंद हैं। इस पारदर्शिता से अफवाहें कम हुई और लोग खुद ही नियमों का पालन करने लगे। बीरबल ने कहा, जब लोग सच जानते हैं तो डर कम होता है और समाधान का रास्ता निकल आता है। समय गुजरा और शहर ने धीरे धीरे सांस ली। महीनों की मेहनत के बाद संक्रमण का ग्राफ नीचे आ गया। लोगों ने फिर से खेतों में काम किया, दुकानों पर हल्की रौनक लौटने लगी और बच्चे छतों पर खेलते दिखे। पर बीरबल ने माना कि जीत सिर्फ संख्याओं में नहीं, बल्कि लोगों की सोच में आई। अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। समुदाय मजबूत हुआ। कहानी का एक और अहम अध्याय था। वो तब आया जब बीरबल ने महामारी के बाद के पुनर्निर्माण का बड़ा कार्य शुरू किया। उन्होंने शहर की स्वच्छता पर जोर दिया, नाले साफ किए गए, पीने के पानी के स्रोतों की मरम्मत हुई, स्वास्थ्य केंद्रों को स्थायी बनाया गया और शहर के किनारों पर बुजुर्गों के लिए छोटे छोटे समुदाय केंद्र बनाए गए जहां वे मिलकर काम कर सकें। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि जो लोग महामारी से बेरोजगार हुए थे उन्हें कुछ नए काम दिए जाए। सड़क मरम्मत, कुएं की मरम्मत, बाजार की सफाई, ताकि आत्मनिर्भरता वापस आए। सबसे महत्वपूर्ण, बीरबल ने यह सिखाया कि दया और नियम साथ साथ चलते हैं। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, दंड और नियंत्रण कठिन समय में जरूरी है, पर दया ही लोगों के दिल जोड़ती है। जब आप लोगों के दुख समझेंगे और उन्हें सहारा देंगे, तब वे आपके साथ मिलकर किसी भी संकट का सामना करेंगे। अकबर ने ये सीख गले लगा ली। वर्षों बाद जब शहर ने पूरी तरह उबर लिया, तब बीरबल ने एक छोटा सा स्मारक बनवाया। ना सोने की मूर्ति, ना बड़ी सी शिलालेख, पर एक सरल पानी की टंकी और उसके पास एक तालिका जिस पर लिखा था, यह टंकी उन हाथों की कड़ी मेहनत और उन दिलों की दया की याद में बनी है जिन्होंने महामारी में साथ दिया। हर साल उस दिन लोग मिलते, पानी बांटते और उन लोगों का स्मरण करते जिनका साथ संकट में खड़ा हुआ था। बीरबल की योजना केवल कागजों के आदेश नहीं थे। दे वर अ ब्लेंड ऑफ प्रैग्मेटिज्म, कंपैशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन। उन्होंने ये दिखाया कि बड़ा संकट मनुष्य की नब्ज का पता भी लेता है। अगर आप सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था करें मगर जनता का भरोसा न जीते तो काम नहीं बनेगा। उन्होंने लोगों को स्वयं भागीदार बनाया। हर मोहल्ले ने अपनी ड्यूटी निभाई, हर व्यापारी ने सहयोग दिया और कई युवा स्वयं सेवक बनकर लोगों की जान बचाई। कई साल बाद जब अकबर किसी समारोह में बोले तो उन्होंने कहा, इसकी रक्षा सिर्फ तलवारों से नहीं हुई, बल्कि आत्मबल और आपसी विश्वास से हुई। बीरबल ने हमें सिखाया कि मानवता ही सबसे विश्वसनीय औजार है। लोग जान गए कि महामारी जैसी विपदा में क्या काम आता है, व्यवस्था, विज्ञान, पर सबसे पहले इंसानियत। और इस तरह बीरबल ने न केवल एक शहर को महामारी से बचाया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि संकट के बाद का जीवन कैसे बनाया जाए, इकट्ठा, समझदारी से और दया के साथ। ये कहानी उसी शहर में सदियों तक सुनाई जाती रही। बच्चे बड़े होकर ये किस्सा सुनाते कि कैसे एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति ने अपने सरल और ठोस उपाय से हजारों जीवन बचाए और एक समाज को फिर से खड़ा किया। बादशाह की महलकचर्या और दरबार की भव्यता हर किसी को चकाचौंध कर देती थी, पर उस समय जब राज्य में एक बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ तो नगमों की मिठास भी कट गई। बादशाह विक्रमदेव की अचानक मृत्यु के बाद राजसभा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था, राजकुमार कौन है? शाही वंश की समृद्धि और भविष्य इस पहचान पर टिकी थी। किंतु किस्मत ने अजीब मोड़ लिया। दो युवक दरबार में सामने आकर अपना अपना दावा रखना शुरू कर दिए। पहला युवक शोभित पोशाक में था, पढ़ा लिखा, सरल भाषा में अपनी शाही लत साफ नितांत नहीं छुपा पाया। उसकी चाल, उसका लहजा, उसके साहित्य के पद, सब कुछ ऐसे थे जैसे किसी ने उसे दरबार की तमाम सीख दी हो। दूसरा युवक साधारण कपड़ों में था, आंखों में कुछ बेचैनी पर वरदान सी मासूमियत थी उसके चेहरे पर। लोग उसे गांव का कहते, पर उसकी किसी बात में एक अजीब सी सच्चाई झलकती थी।
दोनों ही अपने अपने दावे बड़े जज्बे से रख रहे थे। सबूत, गवाह, विवरण, हर तरह का दावा। दरबार में तर्क व प्रमाण की भिड़ंत हुई। कुछ मंत्री पहले युवक के पक्ष में रहे। उसकी तालीम, उसका व्यवहार, उसकी समझदारी, सब कुछ राजकाज के अनुकूल दिखा। दूसरी ओर कुछ पुरानी रीतियां और कुछ वृद्ध सदस्यों का झुकाव साधारण युवक की ओर था। उनका कहना था कि असली राजकुमारों की सरलता में ही असली शान निहित होती है। इस उलझन को देखकर अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल की सूझबूझ ऐसी थी कि वे हर बार गोदा बच्चे की तरह सच्चाई को पकड़े ले आते। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, जितना बड़ा सवाल उतनी ही बड़ी सूझ चाहिए। हम तर्कों से कम, अनुभव से अधिक समझ पाएंगे। अकबर ने कहा, परंतु कैसे? सबूत और गवाह इतने मिले हैं कि माथा खिल गया है। बीरबल मुस्कुराकर खड़े हुए और बोले, मैं एक तरीका बतलाऊंगा। वो तरीका दूसरों को न भाप पाए, पर सच अपने आप झलक जाएगा। अकबर ने अनुमोदन में सिर हिलाया और बीरबल ने योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले बीरबल ने दोनों युवकों को बाजार के बाहर एक छोटे से घर में बुलाया और कहा कि वे कुछ देर वहां रहें। दोनों ने सांत्वना के भाव से देखा। किसी ने गुस्से की झलक नहीं दी, किसी ने व्याकुलता जाहिर न की। बीरबल ने कहा, तुम दोनों को 2 दिन के लिए गांव की जनता के साथ रहना होगा। तुम्हारे एक एक साथियों को गांव में अलग अलग परिचय दिया जाएगा और तुम दोनों को 2 अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। एक का काम होगा सभा में लोगों की फिक्र करना और दूसरे का काम होगा कामों का बंटवारा करना। दोनों ने बिना विरोध के हामी भरी। 20 दिनों तक गांव में दोनों युवकों ने रहते हुए अनेक काम किए। पहला युवक हर नई बात पर तेज प्रतिक्रिया देता, हर समस्या का शीघ्र हल सुझाता, पर उसकी सलाहों में कहीं गर्व झलकता। वो अक्सर उन नीतियों की बात करता जो किताबों में पढ़ी होती, पर जब उसे जनता की पीड़ा के बीच उतरना पड़ता तो वो तेजी से हार मान लेता, क्योंकि कुछ छोटे छोटे परेशान लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे। दूसरी ओर साधारण युवक ने धीरे धीरे लोगों के बीच बैठकर उनके काम सीखे। बोझ उठाया, खेतों में हल चलता देखा, बच्चों के साथ खेला और बूढ़ों की बात सुनी। उसकी भाषा सरल हुई, उसके कामों में ईमानदारी झलकने लगी। बीरबल हर रात गांव का निरीक्षण करता, लोगों की बातें सुनता और दोनों युवकों के व्यवहार का अंतर नोट करता। कई बार पहले युवक ने बड़ी बड़ी योजनाएं सुझाई, पर जनता ने उन पर भरोसा न किया, क्योंकि लग रहा था कि वो केवल दिखाने के लिए कर रहा है। दूसरी ओर साधारण युवक की छोटी छोटी मद्दें, जैसे एक बीमार की देखभाल, पानी लेकर जाना, बुजुर्ग की चप्पल जोड़ देना, सब ने उसे धीरे धीरे पसंद कर लिया। बीरबल ने सोचा, क्या असली राजकुमार वही होगा जो जनता के लिए काम करे, न कि सिर्फ नीतियां लागू करे? पर बीरबल को पता था कि राजा की पहचान के लिए और भी गहरा परीक्षण चाहिए। वापसी के दिन बीरबल ने एक अजीब सा खेल रखा। उसने दरबार में घोषणा की कि शाही पुस्तकालय के कुछ प्राचीन पन्नों पर से एक विशेष कवितांश गायब हुआ है। वही कवितांश जो केवल शाही परिवार के भीतर गाया जाता था। वो कवितांश राजा के बचपन के गीत जैसा था, जिसे केवल पिता या मां ही अपने बच्चे को सुनाते थे। ये बात सुनकर दोनों युवकों के चेहरों पर हल्की सी सनक सी आई, पर बीरबल ने सबको शांत रखा। उसने कहा, जो असली राजकुमार होगा उसे वो कविता शब्दशः याद आएगी, पर उसे डराना नहीं चाहिए। हम देखेंगे किसका हृदय गीत पर चीख उठेगा। पहला युवक कवितांश सुनकर कुछ कुछ टाल टोल कर उठा और कहने लगा कि उसने शायद कहीं सुना होगा पर याद नहीं। दूसरी और साधारण युवक के होंठ हंसे। उसने धीरे से वही गीत शुरू कर दिया जो पल्लवन के समय मां उसके कान में गुनगुनाती थी, बचपन की सादगी से भरा, बिना किसी दिखावे के। भीड़ स्तब्ध हो गई, पर बीरबल चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि गुप्त गीत भी नकली शुद्धता का आभास दे सकती है। बीरबल ने आग और पानी जैसा विरोधाभास परखने के लिए दूसरा परीक्षण रखा।
उसने महल के एक पुराने विध्वंसित कुएं को ठीक करवाने का आदेश दिया और कहा कि दोनों युवकों में से जो असली राजकुमार होगा उसे वहां पर रात बितानी चाहिए। वो कुआं वो स्थान था जहां महल के पुराने दासपुत्र खेलते थे और राजकुमार बचपन में अक्सर उसी कुएं के पास पानी भरकर मां के लिए लाया करता था। भीड़ ने धीरे से सिसकियां रोकी। पहला युवक ने कहा कि वो शाही गरिमा बनाए रखने के लिए वो रात कहीं और बिताएगा, पर साधारण युवक बिना किसी झिझक के कुएं के पास सो गया। उस रात भारी बारिश हुई, हवा चलने लगी, पर वो युवक कुएं के किनारे सोया रहा। किसी को दिक्कत न हुई। बीरबल ने मन ही मन देखा, साहस और आत्मत्याग की झलक साफ थी। फिर बीरबल ने तीसरा और सबसे कठिन परीक्षण किया, ऐसा परीक्षण जिसमें आदमी की मर्यादा और मुश्किल घड़ी में आचरण परखना आसान होगा। उसने दरबार में एक वृद्ध स्त्री लाई जो झूठी के रूप में प्रस्तुत थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा पोटली था और उसने रोते हुए कहा कि वो शाही वंश से जुड़ा पैसा लेकर आई थी जिसे उसके पूर्वज ने छुपा कर रखा था। उसने कहा कि उसे सिर्फ वही व्यक्ति बताएगा कि ये धन किस चीज के काम आना चाहिए। साबित करने पर वो संपूर्ण दस्तावेज दे देगी। भीड़ में हलचल मची। बीरबल ने दोनों युवकों से पूछा कि वे क्या कहेंगे। पहला युवक तुरंत बोल पड़ा कि ये धन सीधे राजमहल को दिया जाना चाहिए ताकि राज्य के काम में आए। साधारण युवक चुप रहा। उसने बूढ़ी स्त्री का हाथ थाम लिया और पूछा कि क्या वो अकेली है, क्या उसे खाना पीना चाहिए, क्या उसके परिवार की कोई जरूरत है। लोगों ने देखा कि उसने पहले इंसानियत दिखाई और फिर सवाल किए। बीरबल ने आंखें सिकोड़ कर देखा। ये वही मौका था जब असली दिल सामने आता। उन्होंने कहा, जो भी असली होगा उसे मालूम होगा कि राजकुमार होना केवल नगद का सवाल नहीं, ये भी है कि जनता की पीड़ा में उतरना है। भीड़ ने तालियां बजाई, पर बीरबल फिर भी निर्णय नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा कि किसी चालाक ने दिखावा कर लिया होगा। तब बीरबल ने अंतिम और सबसे सूक्ष्म परीक्षण रखा, एक निजी, ऐसा परीक्षण जिसे केवल सच्चा राजकुमार ही झेल सकता था। उसने महल की एक पुरानी चित्रशाला में एक छोटी सी झिल्ली वाली खिड़की से एक झूमर नीचे गिरा दिया। उस झूमर के पास एक छोटी मोहर रखी हुई थी। वो मोहर उस राजकुमार के नाम के अक्षर की आकृति में ढाली थी और उसे केवल असली राजकुमार की हथेली की छाप पर जांचता था। मां ने बचपन में उसी मोहर से राजकुमार के नाम पर मिट्टी की मोहर बनाई थी और उसकी उंगलियों की खास निशानियों से मोहर मिलती थी। बीरबल ने दोनों युवक से कहा कि वे झूमर उठाकर मेरे पास आए। पहला युवक झूमर को उठाकर आया। उसने मोहर पर जोर से देखा। मोहर उसके हाथ में फिट नहीं बैठी। उसने कागजों और अध्ययनों की मदद से अनुमान लगाया कि शायद आकार में फर्क है, पर उसने झुककर कहा कि शायद वो हाथ सही न बैठा। दूसरी ओर साधारण युवक ने मोहर को देखकर बिना किसी शंका के कहा, ये वही है जो मेरी मां ने मेरे लिए बनाई थी। मैं जानता हूं कि ये मेरे ही हाथ को पहचानता है। भीड़ में चुप्पी छा गई। बीरबल ने कहा, तो अभी हाथ रखकर देखो। साधारण युवक ने हाथ रखा और मोहर ने एक हल्की सी आहट दी। किसी तरह का मिलान हुआ। भीड़ ताली बजाने लगी, पर बीरबल ने तेजी से कहा, रुको, ये अंतिम सत्य नहीं है, नकल भी जमाई जा सकती है। उसने फिर से गहरी सोच कर कहा कि उसे एक और प्रमाण चाहिए, एक प्रमाण जो धैर्य, करुणा और जनता के प्रति निष्ठा दिखाए। वह प्रमाण उसने अपने सूझबूझ से तैयार रखा था। वो प्रमाण था समय का और जनता की परीक्षा। बीरबल ने अगले दिन महल दरबार में दोनों युवकों से कहा कि रानी स्वयं चाहती है कि असली राजकुमार पहले हलवाई की दुकान जाके वहां के मजदूरों के लिए 3 दिन काम करे और अन्न वितरण का काम देखे। भीड़ में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। पहला युवक ने टिका टिप्पणियां दी कि ये शाही मर्यादा में नहीं है, पर साधारण युवक बिना किसी शर्म के हलवाई की दुकान में गया और हाथ जमाया। उसने आटे के ढेर लगे हुए बर्तन उठाए, मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाया और लोगों की व्यथा सुनी।
लोकप्रियता उसी पल उसके साथ जुड़ गई। 3 दिन बीतते बीतते बीरबल ने देखा कि साधारण युवक के मन में करुणा गहरी थी। वो जनता के दुख को समझना चाहता था, न कि केवल शक्तिशाली होने का अहंकार दिखाना। पहली युवक की चालाकियों में उसकी शिक्षा साफ दिखाई दी, पर वो जनता के बीच उतरते ही असहज हो गया। बीरबल ने अब निर्णायक पल मान लिया। वो तो केवल आखिरी रस्म थी। दरबार में घोषणा हुई। बीरबल ने दोनों युवकों को बुलाया और सामने सबके मौजूदगी में कहा, हमने दोनों को कई यात्राओं और परीक्षाओं में जांचा। हमने देखा कि वीरता, बुद्धि, ज्ञान और शोहरत सबका अपना स्थान है, पर असली राजकुमार वह है जिसका हृदय जनता में धड़कता हो, जिसने जनता की पीड़ा बांटी है, जिसने परिश्रम और नम्रता से काम किया है, वो असली है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। साधारण युवक की आंखों में आंसू थे, खुशी की। पहला युवक ने अपने हाथ सिर पर रखकर कहा कि उसे इस निष्कर्ष से कोई आपत्ति नहीं है। वो जान चुका था कि केवल दिखावे से राजगद्दी संभाली नहीं जा सकती। बीरबल ने फिर लोगों को समझाया कि राजकुमार की पहचान केवल निशानों और गीतों से ही नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। उन्होंने कहा, कभी कभी हम बाहरी चीजों से पहचान करते हैं, पर असली शाही गुण भीतर के होते हैं, दयालुता, धैर्य और निष्ठा। अकबर ने साधारण युवक को हाथ पर हाथ रखकर अपने सामने बैठाया और कहा, तुम्हें राजा बनाया जाएगा, पर पहले एक वादा देना होगा। राज्य तुम्हारा होगा तो जनता ही तुम्हारा परिवार होगा। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। युवक ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं इसी के लिए जीना चाहता हूं। उस दिन पूरे राज्य में खुशियां और उम्मीदें लौट आई। न केवल इसलिए कि एक नए राजा का उदय हुआ, बल्कि इसलिए कि लोगों को भरोसा हुआ, राजा उन जैसा होगा जो उनकी भाषा समझता है, उनकी तकलीफ उठाता है। बीरबल को भी एक नया सुख मिला। उसने फिर साबित कर दिया था कि बुद्धि के साथ इंसानियत अगर मिल जाए तो बड़ी से बड़ी उलझन भी सुलझ सकती है। यही कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली परीक्षा तो शासन के समय में आई। नवे राजा ने जनता की सेवा में अपने पहले साल अनेक सुधार किए। खेतों की सिंचाई की व्यवस्था ठीक की, गरीबों के लिए अनाज भंडारण रखा और प्रशासन में ईमानदारी को बढ़ावा दिया। जो पहले युवक था, उसने भी अपने ज्ञान का उपयोग राज्य के कामों में लगाया और मित्रों की सूची से उसने कुछ बेहतर नीतियां बनाई। पर उसने भी सीख लिया कि शासन केवल सत्ता नहीं, यह दायित्व है। कई वर्षों बाद जब नया राजा बूढ़ा हुआ तो लोग याद करते कैसे बीरबल ने सूझबूझ से उस असली राजकुमार को पहचाना जो सिर्फ रक्त से नहीं, बल्कि कर्म से राजा बनता था। बीरबल ने खुशी से देखा कि उसका तरीका सत्य का मार्ग दिखा गया। धरती पर शांति बनी और राज्य खुशहाल रहा। कहानी आज भी बच्चों को सिखाती है कि असली पहचान किसी ऊपरी शान से नहीं, बल्कि आचरण और करुणा से मिलती है। और बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता ने यह साबित कर दिया कि जब दिल साफ हो और नियत नेक हो, तो असली राजकुमार खुद ब खुद सामने आ जाता है। वो शाही गरिमा बनाए रखने के लिए वो रात कहीं और बिताएगा, पर साधारण युवक बिना किसी झिझक के कुएं के पास सो गया। उस रात भारी बारिश हुई, हवा चलने लगी, पर वो युवक कुएं के किनारे सोया रहा। किसी को दिक्कत न हुई। बीरबल ने मन ही मन देखा, साहस और आत्मत्याग की झलक साफ थी। फिर बीरबल ने तीसरा और सबसे कठिन परीक्षण किया, ऐसा परीक्षण जिसमें आदमी की मर्यादा और मुश्किल घड़ी में आचरण परखना आसान होगा। उसने दरबार में एक वृद्ध स्त्री लाई जो झूठी के रूप में प्रस्तुत थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा पोटली था और उसने रोते हुए कहा कि वो शाही वंश से जुड़ा पैसा लेकर आई थी, जिसे उसके पूर्वज ने छुपा कर रखा था। उसने कहा कि उसे सिर्फ वही व्यक्ति बताएगा कि ये धन किस चीज के काम आना चाहिए। साबित करने पर वो संपूर्ण दस्तावेज दे देगी। भीड़ में हलचल मची। बीरबल ने दोनों युवकों से पूछा कि वे क्या कहेंगे। पहला युवक तुरंत बोल पड़ा कि यह धन सीधे राजमहल को दिया जाना चाहिए, ताकि राज्य के काम में आए।
साधारण युवक चुप रहा। उसने बूढ़ी स्त्री का हाथ थाम लिया और पूछा कि क्या वो अकेली है, क्या उसे खाना पीना चाहिए, क्या उसके परिवार की कोई जरूरत है। लोगों ने देखा कि उसने पहले इंसानियत दिखाई और फिर सवाल किए। बीरबल ने आंखें सिकोड़ कर देखा। ये वही मौका था जब असली दिल सामने आता। उन्होंने कहा, जो भी असली होगा उसे मालूम होगा कि राजकुमार होना केवल नगद का सवाल नहीं, ये भी है कि जनता की पीड़ा में उतरना है। भीड़ ने तालियां बजाई, पर बीरबल फिर भी निर्णय नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा कि किसी चालाक ने दिखावा कर लिया होगा। तब बीरबल ने अंतिम और सबसे सूक्ष्म परीक्षण रखा, एक निजी, ऐसा परीक्षण जिसे केवल सच्चा राजकुमार ही झेल सकता था। उसने महल की एक पुरानी चित्रशाला में एक छोटी सी झिल्ली वाली खिड़की से एक झूमर नीचे गिरा दिया। उस झूमर के पास एक छोटी मोहर रखी हुई थी। वो मोहर उस राजकुमार के नाम के अक्षर की आकृति में ढाली थी और उसे केवल असली राजकुमार की हथेली की छाप पर जांचता था। मां ने बचपन में उसी मोहर से राजकुमार के नाम पर मिट्टी की मोहर बनाई थी और उसकी उंगलियों की खास निशानियों से मोहर मिलती थी। बीरबल ने दोनों युवक से कहा कि वे झूमर उठाकर मेरे पास आए। पहला युवक झूमर को उठाकर आया। उसने मोहर पर जोर से देखा। मोहर उसके हाथ में फिट नहीं बैठी। उसने कागजों और अध्ययनों की मदद से अनुमान लगाया कि शायद आकार में फर्क है, पर उसने झुककर कहा कि शायद वो हाथ सही न बैठा। दूसरी ओर साधारण युवक ने मोहर को देखकर बिना किसी शंका के कहा, ये वही है जो मेरी मां ने मेरे लिए बनाई थी। मैं जानता हूं कि ये मेरे ही हाथ को पहचानता है। भीड़ में चुप्पी छा गई। बीरबल ने कहा, तो अभी हाथ रखकर देखो। साधारण युवक ने हाथ रखा और मोहर ने एक हल्की सी आहट दी। किसी तरह का मिलान हुआ। भीड़ ताली बजाने लगी, पर बीरबल ने तेजी से कहा, रुको, ये अंतिम सत्य नहीं है, नकल भी जमाई जा सकती है। उसने फिर से गहरी सोच कर कहा कि उसे एक और प्रमाण चाहिए, एक प्रमाण जो धैर्य, करुणा और जनता के प्रति निष्ठा दिखाए। वह प्रमाण उसने अपने सूझबूझ से तैयार रखा था। वो प्रमाण था समय का और जनता की परीक्षा। बीरबल ने अगले दिन महल दरबार में दोनों युवकों से कहा कि रानी स्वयं चाहती है कि असली राजकुमार पहले हलवाई की दुकान जाके वहां के मजदूरों के लिए 3 दिन काम करे और अन्न वितरण का काम देखे। भीड़ में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। पहला युवक ने टिका टिप्पणियां दी कि यह शाही मर्यादा में नहीं है, पर साधारण युवक बिना किसी शर्म के हलवाई की दुकान में गया और हाथ जमाया। उसने आटे के ढेर लगे हुए बर्तन उठाए, मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाया और लोगों की व्यथा सुनी। लोकप्रियता उसी पल उसके साथ जुड़ गई। 3 दिन बीतते बीतते बीरबल ने देखा कि साधारण युवक के मन में करुणा गहरी थी। वो जनता के दुख को समझना चाहता था, न कि केवल शक्तिशाली होने का अहंकार दिखाना। पहली युवक की चालाकियों में उसकी शिक्षा साफ दिखाई दी, पर वो जनता के बीच उतरते ही असहज हो गया। बीरबल ने अब निर्णायक पल मान लिया। वो तो केवल आखिरी रस्म थी। दरबार में घोषणा हुई। बीरबल ने दोनों युवकों को बुलाया और सामने सबके मौजूदगी में कहा, हमने दोनों को कई यात्राओं और परीक्षाओं में जांचा। हमने देखा कि वीरता, बुद्धि, ज्ञान और शोहरत सबका अपना स्थान है, पर असली राजकुमार वह है जिसका हृदय जनता में धड़कता हो, जिसने जनता की पीड़ा बांटी है, जिसने परिश्रम और नम्रता से काम किया है, वो असली है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। साधारण युवक की आंखों में आंसू थे, खुशी की। पहला युवक ने अपने हाथ सिर पर रखकर कहा कि उसे इस निष्कर्ष से कोई आपत्ति नहीं है। वो जान चुका था कि केवल दिखावे से राजगद्दी संभाली नहीं जा सकती। बीरबल ने फिर लोगों को समझाया कि राजकुमार की पहचान केवल निशानों और गीतों से ही नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। उन्होंने कहा, कभी कभी हम बाहरी चीजों से पहचान करते हैं, पर असली शाही गुण भीतर के होते हैं, दयालुता, धैर्य और निष्ठा। अकबर ने साधारण युवक को हाथ पर हाथ रखकर अपने सामने बैठाया और कहा,
तुम्हें राजा बनाया जाएगा, पर पहले एक वादा देना होगा। राज्य तुम्हारा होगा तो जनता ही तुम्हारा परिवार होगा। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। युवक ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं इसी के लिए जीना चाहता हूं। उस दिन पूरे राज्य में खुशियां और उम्मीदें लौट आई। न केवल इसलिए कि एक नए राजा का उदय हुआ, बल्कि इसलिए कि लोगों को भरोसा हुआ राजा उन जैसा होगा जो उनकी भाषा समझता है, उनकी तकलीफ उठाता है। बीरबल को भी एक नया सुख मिला। उसने फिर साबित कर दिया था कि बुद्धि के साथ इंसानियत अगर मिल जाए तो बड़ी से बड़ी उलझन भी सुलझ सकती है। यही कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली परीक्षा तो शासन के समय में आई। नवे राजा ने जनता की सेवा में अपने पहले साल अनेक सुधार किए। खेतों की सिंचाई की व्यवस्था ठीक की, गरीबों के लिए अनाज भंडारण रखा और प्रशासन में ईमानदारी को बढ़ावा दिया। जो पहले युवक था, उसने भी अपने ज्ञान का उपयोग राज्य के कामों में लगाया और मित्रों की सूची से उसने कुछ बेहतर नीतियां बनाई। पर उसने भी सीख लिया कि शासन केवल सत्ता नहीं, यह दायित्व है। कई वर्षों बाद जब नया राजा बूढ़ा हुआ तो लोग याद करते कैसे बीरबल ने सूझबूझ से उस असली राजकुमार को पहचाना जो सिर्फ रक्त से नहीं बल्कि कर्म से राजा बनता था। बीरबल ने खुशी से देखा कि उसका तरीका सत्य का मार्ग दिखा गया। धरती पर शांति बनी और राज्य खुशहाल रहा। कहानी आज भी बच्चों को सिखाती है कि असली पहचान किसी ऊपरी शान से नहीं बल्कि आचरण और करुणा से मिलती है। और बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता ने यह साबित कर दिया कि जब दिल साफ हो और नियत नेक हो तो असली राजकुमार खुद ब खुद सामने आ जाता है।